नमस्कार दोस्तों, साक्षी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो आप लोगों के लिए मैं पढ़ा रहा हूं वो सभी कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। पिछले वीडियो में हमने महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में चर्चा की थी, लेकिन उसमें हम पूरे आर्टिकल्स को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। उन्हीं आर्टिकल्स के बाद जितने आर्टिकल्स उस पार्ट में हो गए थे, उसके आगे हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से और भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है। आइए दोस्तों देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि भाग 1 में क्या है, आर्टिकल्स 1 से लेकर 3 देखा। भाग 2 में हमने देखी नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11 में। भाग 3 में हमने देखा मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 में। भाग 4 में देखा हमने नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल 36 से 51 में। भाग 4 का में देखा हमने मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे और 51 का में। इसके बाद हमने देखा था राष्ट्रपति से संबंधित कुछ आर्टिकल्स थे, आर्टिकल 52, 53, 54, 57, 60, 61, 72 और इसके अलावा अन्य भी जो आर्टिकल्स थे उनके बारे में हमने चर्चा की। फिर उपराष्ट्रपति के बारे में देखा 63, 64, 65, 69। इसके बाद हमने मंत्रिपरिषद के बारे में भी देखा कि हमारे प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत हो रही है और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किस आर्टिकल्स के अंतर्गत हो रही है। नेक्स्ट उसके बाद अब हम देखेंगे संसद से संबंधित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं और किस आर्टिकल्स में क्या क्या है उसको हम देखेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। आर्टिकल सबसे पहले हम जानें संसद क्या है। तो संसद का प्रमुख कार्य है हमारे देश के लिए कानून बनाना। संसद का काम है हमारे देश के लिए कानून बनाना। संसद 2 प्रमुख सदनों और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसका जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है 79, 80 और 81, इसमें देखते हैं हम। आर्टिकल 79 में संसद के बारे में बताया गया है। क्या? आर्टिकल 79 में संसद के बारे में बताया गया है और ये बताया गया है कि कितने लोगों से मिलकर बनती है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा, आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है और ये बताया गया है कि राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, वरिष्ठ लोगों का सदन है, इसका कभी विघटन नहीं होता है। कहने का मतलब है कि आर्टिकल 80 में राज्यसभा से संबंधित प्रमुख बातें की गई हैं। आर्टिकल 81 में हमारा है लोकसभा। आर्टिकल 81 में लोकसभा, इसमें ये बताया गया है कि संसद का जो दूसरा अंग है या दूसरा प्रमुख सदन है वो कौन सा है? लोकसभा। ये आपका भंग भी हो जाता है और ये हमारी संसद का अस्थायी सदन है। तो पहले सबसे पहले आएगा क्या? संसद, फिर इसके बाद आएगा राज्यसभा, फिर होगा क्या? लोकसभा। इसके बाद 100 में बताया गया है गणपूर्ति। गणपूर्ति या फिर कोरम। इसका मतलब है कि हमारे सदन में उपस्थित कुल सदस्यों का कितने परसेंट? 10% या फिर कुल सदस्यों का 1/10 भाग यदि उपस्थित होंगे तभी सदन की कार्यवाही चल सकेगी या फिर आगे बढ़ सकेगी। अन्यथा जो राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का सभापति उस सदन का क्या कर देगा? सत्रावसान कर देगा या स्थगित कर देगा। और यदि लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष उस सदन को क्या कर देगा? सत्रावसान कर देगा या फिर सदन को स्थगित कर देगा कि वर्तमान में हमारी लोकसभा के पास क्या नहीं है? गणपूर्ति नहीं है, जिस कारण से हम क्या करते हैं? सदन को स्थगित करते हैं। तो ये हो गई हमारी गणपूर्ति। किस आर्टिकल में? एक 100
आर्टिकल 100 में गणपूर्ति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 105 में संसदीय विशेषाधिकार, क्या है? संसदीय विशेषाधिकार। अब इसमें यह बताया गया है कि जो नागरिक सांसद सदस्य बन जाता है उन लोगों के लिए या उन सदस्यों के लिए आम नागरिकों से ज़्यादा या आम नागरिकों से अधिक कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? संसदीय विशेषाधिकार। जैसे हम देखें कि विशेषाधिकार कैसे होंगे, जैसे यदि जो सांसद सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं वो आपके केवल सिविल मामलों में प्राप्त हैं। मामले आपके दो प्रकार के होते हैं, क्रिमिनल और सिविल। क्रिमिनल का मतलब है आपराधिक और सिविल का मतलब है जिसमें अर्थ या संपत्ति संबंधी विवाद होगा। उन मामलों में क्या है? सांसद सदस्यों को विशेषाधिकार हैं। बाकी आपराधिक मामलों में सांसद सदस्यों को कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। आपराधिक मामले जैसे आपके किसी की मारपीट या किसी की हत्या या फिर बलात्कार जैसे संगीन मामले आपके आपराधिक मामलों में आ जाएंगे। तो आपराधिक मामलों में संसद सदस्यों को कोई विशेषाधिकार नहीं है। सिविल मामलों में केवल विशेषाधिकार हैं। विशेषाधिकारों का मतलब है कि जैसे कोर्ट द्वारा पेशी में उन्हें बुलाया जाता है लेकिन वो सांसद सदस्य प्रेजेंट टाइम में दिल्ली में है, सदन की कार्यवाही में भाग ले रहा है, तो उन्हें कुछ विशेष छूट दी जा सकती है कि आप इस डेट को नहीं तो आपको नेक्स्ट डेट जनरेट कर दी जाएगी कि आप इस दिन सुनवाई कर सकते हो। ये आपके संसदीय विशेषाधिकार। फिर आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन, क्या? संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है। इस संयुक्त अधिवेशन में ये बताया गया है कि जब संसद के दोनों सदनों में, क्या? जब संसद के दोनों सदनों में गतिरोध जैसी स्थिति हो जाए। अब गतिरोध कब होगा? जब संसद के दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर क्या हो जाए? गतिरोध जैसी स्थिति हो जाए और उस विषय पर कानून बनना अति आवश्यक हो तो हमारे राष्ट्रपति महोदय आर्टिकल 108 का सहारा लेकर लोकसभा प्लस राज्यसभा का एक संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। आर्टिकल 108 का सहारा लेकर इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है और जितने भी इस संयुक्त अधिवेशन में नियम कानून लागू होंगे वो सभी हमारी लोकसभा के लागू होंगे। ये हो गया हमारा संयुक्त अधिवेशन। आर्टिकल 110 में धन विधेयक, क्या है? आर्टिकल 110 में धन विधेयक। आर्टिकल 110 में धन विधेयक को लेकर एक परिभाषा दी गई है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा। इसके बारे में जो अधिकार दिए गए हैं वो हमारे लोकसभा अध्यक्ष को दिए गए हैं और उनके ऊपर छोड़ दिया गया है कि आपको ही देखना है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा, कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं होगा। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को ये देखना होगा कि किस विधेयक में पैसे से संबंधित बात की जा रही है, किस में नहीं की जा रही है। यदि पैसों से संबंधित कोई चर्चा होगी, किसी विषय पर चर्चा होगी तो उस विषय को हम धन विधेयक में रख सकते हैं। ये लोकसभा के अध्यक्ष का अधिकार है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, वो लोकसभा अध्यक्ष ही प्रमाणित करेगा। आर्टिकल 112 में वित्तीय विवरण, आर्टिकल 112 में वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है और वित्तीय विवरण जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में क्या बोल देते हैं? बजट। इसमें हमारी पूरी साल का आय व्यय का लेखा जोखा निर्धारित किया जाता है। क्या है वित्तीय विवरण? हमारा बजट है। बजट को हमारे संविधान में जगह नहीं मिली है, ये आर्टिकल 112 में वित्तीय विवरण बताया गया है और इसको ही हम क्या बोल देते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में? बजट। इसके बाद आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक, क्या? वित्त विधेयक।
आर्टिकल 110 में धन विधेयक, आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक के बारे में चर्चा की गई है। वित्त विधेयक का मतलब है कि धन विधेयक से संबंधित जो भी विषय बच जाते हैं वो सभी विषय आ जाएंगे हमारे वित्त विधेयक में। तो एक बार हम संसद से संबंधित सभी आर्टिकल्स को पुनः से देखेंगे। आर्टिकल 79 में संसद, आर्टिकल 80 में राज्यसभा, आर्टिकल 81 में लोकसभा। इसे याद करने के लिए आपको एकदम सीक्वेंस वाइज ही देखना होगा। इसे संसद को याद करने के लिए एक ट्रिक है हमारी, कौन सी? सरल। इसे सा से हो जाएगा संसद, राज से हो जाएगा राज्यसभा, ला से हो जाएगा लोकसभा। तो ये एकदम क्रम से 79, 80 और 81। 100 में हमने बताया गणपूर्ति कि जब सदन में पर्याप्त सदस्य ना हो तो इसकी कार्यवाही क्या कर दी जाती है? स्थगित। 105 में हमने संसदीय विशेषाधिकार, 108 में संयुक्त अधिवेशन और इसे बुलाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति महोदय जी को। 110 में धन विधेयक, 112 में वित्तीय विधेयक, वित्तीय विवरण और 117 में क्या है? वित्त विधेयक। तो 110 में धन, 117 में वित्त विधेयक के बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद आर्टिकल 124 में हमारे सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात की गई है कि हमारे भारत का एक क्या होगा? आर्टिकल 24 के अनुसार भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। क्या होगा? आर्टिकल 24 के अनुसार भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। आर्टिकल 137 में यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? न्यायिक पुनर्अवलोकन। क्या? न्यायिक पुनर्विलोकन। ये आर्टिकल 137 में न्यायिक पुनर्अवलोकन को लेकर के बात की गई है। अब न्यायिक पुनर्अवलोकन का मतलब है कि हमारी संसद द्वारा किसी विषय पर एक कानून बना दिया जाता है, लेकिन वो कानून हमारे मूल संविधान से असंगत है, मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट उस कानून की न्यायिकता की जांच करेगा और जांच करने के पश्चात यदि पाता है कि ये कानून हमारे संविधान के अनुरूप नहीं बना है तो क्या कर सकता है? उसका न्यायिक पुनर्अवलोकन करने के पश्चात उसे समाप्त भी कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं महान्यायवादी एवं कैग से संबंधित आर्टिकल। इसको हमने एकदम आपके सीक्वेंस वाइज सजाया हुआ है कि आपको याद करने में कठिनाई ना हो। संसद से संबंधित आपके आर्टिकल अलग कर दिए, राष्ट्रपति से संबंधित आपके आर्टिकल अलग कर दिए, उपराष्ट्रपति से संबंधित आपके आर्टिकल अलग कर दिए। उसी प्रकार से महान्यायवादी एवं कैग से संबंधित आर्टिकल भी अलग हैं। तो आर्टिकल 76 में बताया गया है कि आर्टिकल 76 के अनुसार महान्यायवादी हमारे देश में क्या होगा? एक महान्यायवादी होगा। और इस महान्यायवादी का काम क्या होगा? इस महान्यायवादी का जो काम होगा वो हमारे देश का, या फिर हम बोल लें महान्यायवादी हमारे देश का या हमारी सरकार का क्या होगा? सरकारी वकील होगा। सरकार के द्वारा हमारे सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केसेस लड़े जाएंगे तो सरकार पक्ष से या सरकार की ओर से जो अपना पक्ष रखेगा वो कौन रखेंगे? हमारे महान्यायवादी जी। इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? सरकार का सरकारी वकील भी बोल सकते हैं। वो किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 76 के अंतर्गत। आर्टिकल 148 से लेकर के 151 में आपके कैग की बात की गई है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इस आर्टिकल्स में इसमें 148 से 151 की बात की गई है, लेकिन पूरे हमें याद नहीं रखना है। आर्टिकल 151 में 148 में कैग का क्या है? पद है। और आर्टिकल 149 में इसके क्या बताए गए हैं? कर्तव्य। किसके? कैग के। कैग क्या होता है? जैसे हमने देखा महान्यायवादी का काम क्या है कि हमारे सरकार के जो भी केसेस पड़े हैं
उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में उनका सरकार का पक्ष रखना। वैसे ही महान्यायवादी का काम है हमारे देश के लिए क्या करना, आंकड़े जुटाना, लेखानुदान का काम करना। सरकार ने टोटल किस मद के लिए कितना पैसा निकाला है, वो पैसा उसी मद में लगा है कि नहीं है, मतलब सरकार का पूरा लेखा जोखा रखना किसका काम है, आपके कैग का, जिसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी कहते हैं। तो 148 में इनका पद है, 149 में इनके कर्तव्यों की बात की गई है। ये 149 आर्टिकल हमने इसलिए ऐड किया है क्योंकि पिछली प्रतियोगी परीक्षा आपकी MPPSC में आर्टिकल 149 पूछा गया था कि आर्टिकल 149 में क्या है, तो हमारा क्या है, कैग के कर्तव्य। इसके बाद हम नेक्स्ट राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल देखते हैं। तो इसमें आर्टिकल 153 में बताया गया है कि हमारे प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक राज्यपाल होंगे। प्रत्येक राज्य के लिए क्या होंगे, एक राज्यपाल होंगे। इसके अलावा आर्टिकल 154 में जैसे हमने राष्ट्रपति महोदय जी को पढ़ा, उसी प्रकार हम राज्यपाल महोदय जी को पढ़ेंगे। उधर से जो आर्टिकल सेम है वो भी आपके राज्यपाल के लिए भी सेम ही आर्टिकल होंगे। उधर हमने पढ़ा था आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति महोदय का पद था, वैसे ही आर्टिकल 53 में क्या था, राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य था। वैसे ही इधर आपका एक राज्य के विधानमंडल के आर्टिकल हैं। संसद के लिए आपके राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के अधिकार हैं, वैसे ही राज्य के विधानमंडल के लिए राज्यपाल के पास अधिकार हैं। तो आर्टिकल 152 में राज्यपाल की परिभाषा दी गई है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए हमने ऐड नहीं किया। आर्टिकल 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 154 में उनकी शक्ति एवं कार्य, आर्टिकल 154 में राज्यपाल की शक्ति एवं कार्य के बारे में बताया गया है कि इनका कार्य क्या होगा, इन्हें कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। आर्टिकल 155 में ये बताया गया है कि राज्यपाल का निर्वाचन या राज्यपाल की निर्वाचन प्रणाली क्या होगी। तो 155 में राज्यपाल की निर्वाचन प्रणाली, तो राज्यपाल को कौन मनोनीत करता है, राष्ट्रपति महोदय, ये है। आर्टिकल 161 में राज्यपाल की क्या है, आर्टिकल 161 में क्षमादान क्या है, आर्टिकल 161 में राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। हमने राष्ट्रपति महोदय में देखा कि 72 में राष्ट्रपति महोदय को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, और आर्टिकल 161 में राज्य सूची के विषय पर हमारे राज्यपाल महोदय को क्या है, क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। लेकिन राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति एवं राज्यपाल की क्षमादान शक्ति में अंतर है। जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं वो मृत्युदंड की सजा को एकदम समाप्त कर सकते हैं, या फिर उसे आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, या 5 साल या 10 साल में बदल सकते हैं, या पूर्णतः किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा मिली है तो उसे पुनः छोड़ सकते हैं। लेकिन राज्यपाल महोदय को जो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है वो केवल राज्य सूची के विषय पर प्राप्त है। साथ में यदि किसी को मृत्युदंड की सजा हो गई है तो इन्हें केवल उस सजा को कम करने का अधिकार है, समाप्त करने का अधिकार नहीं। तो ये हमारे राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल हो गए। एक बार देख लेते हैं 76 में महान्यायवादी, जो सरकार का सरकारी वकील है। आर्टिकल 148 में कैग का पद है। आर्टिकल 151 में कैग के कर्तव्य हैं। फिर इसके बाद हमने राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल देखे। 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 154 में राज्यपाल की शक्तियां क्या होंगी, उनके कार्य क्या होंगे। आर्टिकल 155 में इनका निर्वाचन कैसे होगा, तो हमने बताया राष्ट्रपति महोदय इनकी नियुक्ति करते हैं। 161 में इन्हें क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, ये सब हमने देखा। 163 में क्या है, मंत्रिपरिषद। 163 में
मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। अब एक मंत्रिपरिषद हमने देखी थी आर्टिकल 74 में, वो हमारी केंद्र की मंत्रिपरिषद थी। अब ये जो मंत्रिपरिषद की हम बात कर रहे हैं ये हमारी राज्य की मंत्रिपरिषद है। तो 163 के अनुसार प्रत्येक राज्य में क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी। उस मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा, सीएम या फिर मुख्यमंत्री। तो 163 में मंत्रिपरिषद का गठन होगा, 164 में हमारे राज्य के लिए क्या होगा, एक मुख्यमंत्री होगा या फिर मुख्यमंत्री का पद। 165 में राज्य का महाधिवक्ता, क्या, राज्य का महाधिवक्ता। आर्टिकल 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य में क्या होगा, राज्य का महाधिवक्ता होगा। जो काम हमारे केंद्र में महान्यायवादी जी कर रहे हैं आर्टिकल 76 के अनुसार, वही काम आर्टिकल 165 के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता करेंगे। यानी कि राज्य सरकार के जो हाई कोर्ट में केसेस लड़े जाते हैं वो कौन लड़ेगा, वो राज्य के महाधिवक्ता लड़ेंगे, या फिर हम इन्हें बोल सकते हैं राज्य सरकार का सरकारी वकील। दोस्तों आगे देखते हैं राज्य विधानमंडल से संबंधित आर्टिकल 168, 69, 70 और 71 है। आर्टिकल 168 में दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो विधानमंडल से संबंधित हैं। आर्टिकल 168 में विधानमंडल का गठन किया गया है। आर्टिकल 168 में विधानमंडल का गठन किया गया है। जैसे केंद्रीय स्तर पर कानून बनाने का काम करती है हमारी संसद, उसी प्रकार राज्य स्तर पर भी एक सरकार होती है और प्रत्येक राज्य के लिए जो कानून बनते हैं उन कानूनों को राज्य विधान मंडल में बनाया जाता है। ये राज्य विधान मंडल भी संसद की तरह है, 2 सदनों प्लस राज्यपाल से मिलकर बनता है। 2 सदनों में आपके विधानसभा और विधान परिषद, लेकिन अधिकतम राज्यों में विधान परिषद नहीं है। मतलब सरकार ने इसे छोड़ के रखा है कि आप अपने राज्य में विधानमंडल रख भी सकते हो और नहीं भी रख सकते हो। वर्तमान में हमारे 7 राज्यों में विधान परिषद है। तो विधानमंडल का काम क्या है, जो हमारे केंद्र के लिए संसद का काम है वही राज्य के लिए विधानमंडल का काम है। वो भी 3 लोगों से मिलकर बनती थी। ये किसी राज्य में 2 द्विसदनीय, किसी राज्य में त्रिसदनीय हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 169 में विधान परिषद के गठन व समाप्ति। क्या है, आर्टिकल 169 में विधान परिषद के गठन की बात की जा रही है और समाप्ति की बात की जा रही है। दोस्तों गठन और समाप्ति का मतलब ये है कि राज्य के ऊपर छोड़ा गया है कि आप अपने राज्य में विधान परिषद रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो। तो ये आर्टिकल 169 में बताया गया है। 170 में विधानसभा, 170 में विधानसभा के गठन की बात की गई है। प्रत्येक राज्य में विधानसभा अनिवार्य होगी। तो आर्टिकल 170 में विधानसभा, आर्टिकल 171 में विधान परिषद की संरचना की बात की गई है। 169 में विधान परिषद को गठित किया जा सकता है और समाप्त किया जा सकता है, लेकिन 171 में विधान परिषद की संरचना की बात की गई है कि जिन राज्यों में विधान परिषद होगी उसकी संरचना क्या होगी, क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो सब कुछ आपका आर्टिकल 171 के अनुसार बताया गया है। इसके अलावा हम हाई कोर्ट से संबंधित आर्टिकल्स देखें तो आर्टिकल 214 में, आर्टिकल 214 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा। प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक
हाई कोर्ट होगा आर्टिकल 214 के अनुसार। आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट के गठन की बात की गई है और आर्टिकल 231 में बताया गया है, आर्टिकल 231 में बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या हो सकता है, एक हाई कोर्ट हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक क्या होगा, हाई कोर्ट होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं पंचायत एवं नगर निकाय से संबंधित आर्टिकल है आपका 243, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि जो आर्टिकल 243 है इसमें केवल अभी ये बताया गया है कि पंचायत एवं नगर निकाय से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो 243। इस आर्टिकल 243 में ABCD पूरी समाप्त की गई है, A से लेकर Z तक, फिर Z से लेकर के G तक। तो इसमें आपके नगर पंचायत से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में और नगर निकाय से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। तो इसके बारे में सेपरेट वीडियो में एक एक आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे कि कौन से आर्टिकल में क्या बताया गया। तो इधर हम प्रत्येक आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। फिर देखते हैं केंद्र राज्य संबंध। तो केंद्र राज्य संबंध में देखना है सबसे पहले आर्टिकल 249। इस आर्टिकल 249 में ये बताया गया है कि राज्य सूची के विषय पर या राज्य सूची का कोई भी विषय जो अति महत्वपूर्ण है उस विषय को राज्यसभा क्या करेगी, अति महत्वपूर्ण विषय घोषित करेगी। जब राज्यसभा अति महत्वपूर्ण विषय घोषित कर देगी तो हमारी केंद्र सरकार उस विषय पर या फिर लोकसभा या राज्यसभा उस विषय पर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। क्या कर सकती है, उस विषय पर कानून बना सकती है। मतलब आर्टिकल 249 में जो शक्तियां दी गई हैं वो राज्यसभा की शक्तियां दी गई हैं। आर्टिकल 262 में जल विवाद के बारे में बताया गया है कि आर्टिकल 262 के अंतर्गत जब 2 या 2 से अधिक राज्यों में जल के विवाद की कोई भी स्थिति होगी तो वो आर्टिकल 262 का सहारा लेकर उसको निपटाया जाएगा। जैसे वर्तमान में कर्नाटक और तमिलनाडु जो कावेरी विवाद को लेकर के उलझे हुए हैं, वो मुद्दा भी इसी आर्टिकल के अंतर्गत क्या होगा, सुलझाया जाएगा। आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की बात की गई है और हमारे पूरे भारत को 5 अंतर्राज्यीय परिषदों में विभाजित किया गया है। तो आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 266 में भारत की संचित निधि, क्या, भारत की संचित निधि। अब क्या होती है संचित निधि, तो ये आर्टिकल 262 में बताया गया है कि केंद्र सरकार का जो खजाना होगा या केंद्र सरकार की जो तिजोरी होगी वो आर्टिकल 266 के अनुसार क्या होगी, संचित निधि में रखा जाएगा। जो भी धन होगा केंद्र सरकार का वो सभी हमारा संचित निधि में रखा जाएगा। आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि। तो आर्टिकल 266 में संचित निधि है, आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि है। आकस्मिक निधि का मतलब है कि हमारी सरकार को अति आवश्यक रूप से अचानक से जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो हम कहाँ से निकालते हैं, आकस्मिक निधि से। क्योंकि संचित निधि से पैसा निकालने में बहुत टाइम लग जाता है। पहले विधेयक तैयार करना पड़ता है, फिर दोनों सदनों से पास करवाना पड़ता है, पास करवाने के बाद फिर आपका धन निकलता है। जबकि आकस्मिक निधि में हमें धन की अचानक से ज़रूरत पड़ती है, जैसे किसी राज्य में बाढ़ आ गई, कोई
किसी राज्य में सूखा या अकाल जैसी स्थिति है तो अचानक से हमें पैसों का अरेंजमेंट करना पड़ता है, तो हम राष्ट्रपति महोदय से बोल देते हैं कि हमें इतने पैसे की ज़रूरत है, तो वो अपने सिग्नेचर करके हमें आकस्मिक निधि से एनी टाइम जब भी हमें ज़रूरत है, हमारी सरकार को ज़रूरत है, तो वो हमें पैसा दे देते हैं। तो ये हो गई हमारी आकस्मिक निधि। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया है। इस वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच में जो धन का बंटवारा होगा, किस राज्य को कितना धन दिया जाना है, किसका कितना नहीं दिया जाना है, वो हमारे वित्त आयोग के ऊपर छोड़ दिया गया है। और इसका गठन किस आर्टिकल में है? 280 में। और वर्तमान में हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? NK सिंह। इसके बाद आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं की बात की गई है। अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी हैं? जैसे हमारी IAS, IPS और IFS। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं IAS, IPS और IFS। कितने प्रकार की हैं अखिल भारतीय सेवाएं? 3 प्रकार की हैं, IAS, IPS, IFS। IFS का मतलब है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। एग्जाम में आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए एक IFS और दिया जाता है जिसका अर्थ होता है इंडियन फॉरेन सर्विस, तो वो आपकी अखिल भारतीय सेवा नहीं है। आपकी अखिल भारतीय सेवा है IAS, IPS और IFS, मतलब भारतीय वन सेवा, ये आपकी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इसके अलावा आर्टिकल 315 में UPSC संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 315 में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। यही संघ लोक सेवा आयोग आपकी ये समस्त प्रकार की परीक्षाएं लेता है। IAS हो गया, IPS हो गया, IFS हो गया, और भी विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं आपका UPSC करवाता है। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग के गठन की बात की गई है कि हमारे देश में जो चुनाव होंगे उन चुनावों की जिम्मेदारी किसके ऊपर सौंपी गई है? निर्वाचन आयोग के ऊपर। और ये निर्वाचन आयोग आपका 324 से लेकर के 329 तक में विस्तृत है, लेकिन हम गठन की बात करते हैं तो निर्वाचन आयोग का गठन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 324 में। इसके अलावा और भी जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं SC ST से संबंधित, आंग्ल भारतीयों से संबंधित, तो ये देखते हैं। आर्टिकल 330 में बताया गया है कि लोकसभा में SC के लिए, लोकसभा में SC ST के लिए स्थानों का आरक्षण। कहाँ पे? लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण की बात की गई है आर्टिकल 331 में। आर्टिकल 330 के अनुसार लोकसभा में आरक्षण किसे मिलेगा? SC ST समुदाय को। फिर आर्टिकल 331 में लोकसभा में ही एंग्लो इंडियन, क्या? एंग्लो इंडियन। आर्टिकल 331 के अनुसार हमारी लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति द्वारा क्या किए जाएंगे? नॉमिनेट किए जाएंगे या मनोनीत किए जाएंगे। तो आर्टिकल 331 में एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। कहाँ? लोकसभा में। क्या है एंग्लो इंडियन? कि यूरोपीय मूल का पिता होना चाहिए, यूरोपीय मूल का पिता होना चाहिए और भारतीय मूल की महिला होनी चाहिए। उन दोनों से जो संतान की उत्पत्ति होगी वो क्या होगी? हमारी एंग्लो इंडियन संतान कहलाएगी। तो इन्हीं के लिए हमारी लोकसभा में 2 सदस्यों का क्या है? मनोनयन, या 2 सदस्य या 2 सीटें खाली रखी गई हैं लोकसभा के लिए। अब इसके अलावा हमें नेक्स्ट देखना है 332 में हमारी विधानसभा। कहाँ? हमारी राज्य विधानसभा में
क्या किया गया है, SC ST के लिए आरक्षण की बात की गई है। 332 में हमारी प्रत्येक राज्य की विधानसभा में SC ST को जो आरक्षण होगा उसकी बात की गई है। और 333 में हमारी कहाँ, विधानसभा में ही एंग्लो इंडियन की बात की गई है कि 333 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य क्या किया जाएगा, राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में इस एंग्लो इंडियन सदस्य को हमारी सरकार ने समाप्त कर दिया है कि अब हमें एंग्लो इंडियन सदस्यों की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी पर्याप्त जनसंख्या हमारे देश में नहीं है। तो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य आपके समाप्त कर दिए गए हैं, ना आप लोकसभा में मनोनीत किए जाएंगे, ना आप किसी राज्य की विधानसभा में मनोनीत किए जाएंगे। इसके अलावा हम देखते हैं आर्टिकल 338 में SC क्या, शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया जाएगा। आर्टिकल 338 के अनुसार हमारे देश में SC आयोग का गठन किया जाएगा, जिसे अनुसूचित जाति बोल देते हैं। और आर्टिकल 338A के अनुसार ST आयोग, जिसे हम क्या बोल देते हैं, शेड्यूल ट्राइब या अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। फिर एक आर्टिकल और इम्पोर्टेंट है जिसमें OBC आयोग के गठन की बात की गई है, वो है हमारा आर्टिकल 340। तो आर्टिकल 338 में SC, 338A में ST और आर्टिकल 340 में OBC आयोग के गठन की बात की गई है। दोस्तों एक बार हम इधर पुनः रिपीट करते हैं, 266 में संचित निधि, 267 में आकस्मिक निधि, इन दोनों को एक साथ पढ़ना है। फिर इसके बाद आपको देखना है आर्टिकल 280 में वित्त आयोग, फिर इसके बाद देखना है आपको 312 में अखिल भारतीय सेवाएं और 315 में UPSC या संघ लोक सेवा आयोग, इन दोनों को आपको एक साथ पढ़ना है। फिर चुनाव कराने के लिए जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो होगा हमारा निर्वाचन आयोग 324 में। फिर इसके बाद लोकसभा और विधानसभा में इनके आरक्षण की बात होगी, SC ST और आंग्ल भारतीय की। तो 330 में लोकसभा में आरक्षण SC ST के लिए, 331 में एंग्लो इंडियन की नियुक्ति या एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति द्वारा, 2 होंगे। 332 में विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण, 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन की नियुक्ति, लेकिन अब क्या है, समाप्त कर दी गई है। 338 में SC और 338A में ST आयोग और 340 में OBC आयोग के गठन की बात की गई है। आर्टिकल 343 में राजभाषा की बात की गई है। राजभाषा में हमारे देश की जो राजभाषा है वो हिंदी है और लिपि कौन सी है, देवनागरी। भाषा तो आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों, लिपि क्या है, तो हमारे अक्षरों के लिखने का क्रम है जो, जिसे हम क्या बोल देते हैं, लिपि। जैसे हिंदी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी हमारी रोमन लिपि में लिखी जाती है, इस प्रकार की ये आपकी लिपियां होती हैं। तो आर्टिकल 343 में हमने देखा राजभाषा। अब देखना है हमें आपात उपबंध, कौन कौन से आपात उपबंध हमारे संविधान में शामिल हैं। तो आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल। तो ये तीनों अलग अलग हैं। जैसे आपातकाल क्या है, इसको सबसे पहले हम जानें। तो जब हमारी सरकार हमारे देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को क्या कर देती है, स्थगित कर देती है, स्थगित कर देती है। और स्थगित कब करेगी, जब उसे या हमारे देश की स्थिति सही नहीं होगी, दूसरे देश ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया, हमारे देश ने दूसरे देश पर आक्रमण कर दिया है। तो ऐसी कंडीशंस में हमारी सरकार नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनको क्या कर देती है, कुछ देर के लिए स्थगित कर देती है। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 आपातकाल की स्थिति में भी समाप्त नहीं होते हैं। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब है कि जैसे हमारा देश
दूसरे देश पर आक्रमण कर दे तो ऐसी कंडीशन में हमारे राष्ट्रपति महोदय आर्टिकल 352 का सहारा लेकर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देते हैं। यह आपातकाल किसी क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है, पूरे राज्य में भी लगाया जा सकता है, या फिर पूरे देश में भी लगाया जा सकता है। तो आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। इसके अलावा हम देखें आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन में देखना है जब किसी राज्य की जो राज्य सरकार होती है वो संवैधानिक नियम कानूनों के अनुसार कार्य नहीं कर रही होती है तो हम क्या करते हैं, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। और राष्ट्रपति का जो प्रतिनिधि होता है राज्य में वो कौन होता है, राज्यपाल होता है। इसके बाद देखते हैं वित्तीय आपातकाल। तो आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। तो वित्तीय आपातकाल में जब हमारे देश की स्थिति दयनीय हो जाए या फिर हमारे देश में पैसों की कमी हो जाए या फिर हम बोल दें हमारे देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार ना बचे, ऐसी स्थिति में क्या लगाया जाता है, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अभी तक हमारे देश में एक भी बार नहीं लगा है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल हमारे देश में 3 बार लग चुका है। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर और 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है। और राष्ट्रपति शासन हमारा 125 बार, पूरे भारत के राज्यों को मिलाकर के बात करें तो टोटल 125 बार लग चुका है, जिसमें सर्वाधिक बार इंदिरा गांधी जी के समय में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 50 बार। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 360 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है कि यदि हमारे संविधान में कोई भी संशोधन होता है तो वो किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाएगा, आर्टिकल 368 के अंतर्गत किया जाएगा। संविधान संशोधन का मतलब है कि समय और परिस्थिति के अनुसार हमारे संविधान में नई चीज़ों को जोड़ना। तो ये आर्टिकल 368 में बताया गया है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। इसके बाद जम्मू कश्मीर के लिए जो विशेष प्रावधान थे वो आर्टिकल 370 में बताए गए हैं, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए जो विशेष प्रावधान दिए थे आर्टिकल 370 में, इसमें आपके क्लॉज बाय क्लॉज हैं 370 A, B, C, D ऐसा करके। तो जो जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान थे वो वर्तमान में समाप्त कर दिए गए हैं, लेकिन 370 आर्टिकल अभी भी हमारा है। ऐसा नहीं है कि 370 को हटा दिया गया, केवल 370 में संशोधन करके जम्मू कश्मीर के नागरिकों के जो विशेष प्रावधान थे उनको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों के लिए जो भी हमने अभी तक बताया है वो सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट समझ में आया होगा और जितने भी आपके प्रमुख आर्टिकल्स थे प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए थे वो हमने सभी इस वीडियो में एडजस्ट किए हैं। आप लोगों को यदि ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाना है। साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाना है, जिससे क्या होगा कि जब भी हम अपना नया वीडियो डालेंगे तो वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।